नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चालीसा। आपसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। खबर चालीसा यानी एक ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती है दिन भर की सारी खबरें, वो भी फटाफट अंदाज में। अगर दिन भर की भाग दौड़ और अपने कामकाज के चक्कर में आपसे छूट गई हैं अहम खबरें, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ जी बिजनेस पर आइए जहां आपको मिलेंगी धुआंधार खबरें। शुरुआत होगी कारोबार की खबरों के साथ, फिर राजनीति और बुलेटिन के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे राज्यों की अहम खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर चालीसा। बाजार आज बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। हालांकि बाजार की बढ़त का दायरा काफी छोटा रहा। मेटल और आईटी शेयरों में खरीदारी के चलते लगातार तीसरे सत्र में बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। बाजार ने आज तेजी के साथ शुरुआत की, लेकिन सत्र के दूसरे हिस्से में मुनाफा वसूली हासिल रही। बाजार ने आज आसानी से 14,950 का स्तर पार किया, मगर वो इसे कायम नहीं रख सका। साथ ही बाजार पर कोरोना के एक दिन में आए 1,26,000 मामलों का भी असर देखने को मिला और अंत में सेंसेक्स 84 और निफ्टी 55 अंक चढ़कर बंद होने में कामयाब रहे। केंद्र सरकार एंड्रयू यूले में अपनी हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। दीपम और नीति आयोग ने विनिवेश पर चर्चा की। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार की कंपनी के हर कारोबार में अलग अलग हिस्सा बेचने की योजना है। कोलकाता स्थित एंड्रयू यूले चाय, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, ल्यूब्रिकेंट और डिजिटल कम्युनिकेशन के कारोबार में है। इस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 89% है। सरकार इस साल LIC का भी IPO लाने की सोच रही है। मैक्रोटेक IPO को बेहद ठंडा रिस्पांस मिला। आज दूसरे दिन ये सिर्फ 35% भरा। इस IPO में कल यानी 9 अप्रैल तक निवेश किया जा सकता है। कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड 483 से 486 रुपए प्रति शेयर तय किया है। कंपनी इस IPO के जरिए 2,500 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इनमें 1,500 करोड़ रुपए कर्ज करने के लिए किया जाएगा। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के मुताबिक निवेशकों को लिस्टिंग गेन के लिए इस IPO में पैसे नहीं लगाने चाहिए। इस कंपनी पर कर्ज काफी ज्यादा है। मुंबई में इस कंपनी को लोढ़ा डेवलपर्स के नाम से जाना जाता है। मार्च महीने में म्यूचुअल फंडों पर बिकवाली का दबाव कम हुआ है। मार्च में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 9,115 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो रहा। एमफी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया के डेटा के मुताबिक पिछले 9 महीनों में पहली बार इक्विटी म्यूचुअल फंड में खरीदारी लौटी है। इससे पहले जुलाई में लगातार इक्विटी म्यूचुअल फंड में बिकवाली का दबाव साफ नजर आ रहा था। हालांकि मार्च में डेट म्यूचुअल फंड से निवेशकों ने 52,528 करोड़ रुपए निकाले हैं। कुल मिलाकर मार्च महीने में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से 29,745 करोड़ रुपए की निकासी हुई है। पिछले साल की तुलना में इस साल मार्च में गाड़ियों की बिक्री में 29% की गिरावट दर्ज की गई है। फाडा यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन की ओर से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर जो जानकारी सामने आई है। हालांकि फरवरी की तुलना में मार्च में रजिस्ट्रेशन में 10% का उछाल देखने को मिला। फाडा ने कहा है कि इस समय लॉकडाउन लगना ऑटो इंडस्ट्री के लिए काफी बुरा साबित हो सकता है। फाडा के मुताबिक महाराष्ट्र की ऑटो सेल्स में 11% की हिस्सेदारी है, लिहाजा लॉकडाउन का असर दिख रहा है। IMF ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान भारत का डेट GDP अनुपात 74% से बढ़कर 90% हो गया है। IMF ने उम्मीद जताई कि आर्थिक सुधारों के साथ ये घटकर 80% पर आ जाएगा। IMF के मुताबिक ये काफी ज्यादा बढ़ोतरी है, लेकिन दूसरे देशों में भी करीब यही हालात हैं। IMF के मुताबिक दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी ग्लोबल मंदी से जूझ रही है, लेकिन हालात अब धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ रहे हैं। वोडाफोन आइडिया का टेलीकॉम की जगह टेक्नोलॉजी कंपनी बनने पर फोकस है। इसके लिए कंपनी ने इंटीग्रेटेड IoT सॉल्यूशन लॉन्च किया है। देश में इंटीग्रेटेड सेवाएं देने वाली ये पहली कंपनी बन गई है। इसके जरिए कंपनी स्मार्ट इंफ्रा, स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट यूटिलिटी की सेवाएं देगी। इसके साथ ही कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सेल्फ स्कैन लॉन्च किया है। कंपनी ने कहा है कि वो MSME मंत्रालय के साथ भी पार्टनरशिप कर रही है। लॉजिस्टिक के लिए बड़ी फार्मा कंपनियों के साथ भी करार किया है।
रिलायंस के प्रमोटर्स ने सेबी के फैसले को सेट में चुनौती देने का मन बनाया है। सेबी ने 2 दशक पुराने मामले में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी सहित कुछ दूसरे लोगों पर कुल 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना साल 2000 में रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़े मामले में अधिग्रहण नियमों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है। जिन अन्य लोगों पर जुर्माना लगाया गया उनमें नीता अंबानी, टीना अंबानी, केडी अंबानी और परिवार के दूसरे सदस्य भी शामिल हैं। नीता मुकेश अंबानी की पत्नी है, जबकि टीना अनिल अंबानी की। मुकेश और अनिल कारोबार का बंटवारा कर 2005 में अलग हो गए थे। इधर दिल्ली से सटे गुरुग्राम में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो गया है। प्रशासन ने शहर की कुछ पॉश लोकेलिटीज में सर्किल रेट 90% तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रशासन ने ये कदम ऐसे समय उठाया है जब कोरोना के झटके से रियल एस्टेट सेक्टर अभी उबर ही रहा था। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आदेश में कहा है कि संबंधित सर्किल रेट 8 अप्रैल से लागू हो गया है, यानी आज से जो भी रजिस्ट्री होगी उस पर नया सर्किल रेट प्रभावी होगा। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भारत में कार शोरूम खोलने के लिए 3 शहरों दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में जगह की तलाश कर रही है। साथ ही टेस्ला ने अपने कारोबार में लॉबिंग और बिजनेस सपोर्ट के लिए एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति भी कर ली है। इस मामले से जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी। आपको बता दें कि टेस्ला ने भारत में जनवरी में अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया था। उम्मीद की जा रही है कि टेस्ला भारत में कार का इंपोर्ट करेगी और बेचेगी। इंडस्ट्री से जुड़े एग्जीक्यूटिव्स का मानना है कि साल 2021 की पहली छमाही में ही टेस्ला भारत में मॉडल 3 सेडान कार बेचना शुरू भी कर सकती है। टेस्ला शुरुआत में भारत के अमीरों को टारगेट कर अपना बाजार बनाना चाहती है। महाराष्ट्र में जारी वसूली ड्रामे के बीच एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में सरकार और पूर्व मंत्री ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। बीते दिनों बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। देशमुख पर मुंबई पुलिस के आयुक्त रहे परमवीर सिंह ने 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप लगाए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश के बाद अनिल देशमुख ने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा था कि जिस प्रकार के आरोप लगे हैं उससे मंत्री ये शक के दायरे में आए हैं। ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का मामला ही नहीं बनता था, किंतु वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से टिप्पणी की है और जिस प्रकार का निर्णय दिया है, जो महाविकास आघाड़ी के लोग टिप्पणी कर रहे थे, बात कर रहे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उन सबको एक प्रकार से जवाब मिला है। मेरा विश्वास है कि अब इस निर्णय के बाद सीबीआई जांच करेगी और ये जो वसूली का रैकेट चल रहा था, इस रैकेट का पर्दाफाश होगा। इधर मनसुख हिरेन हत्याकांड और एंटीलिया विस्फोटक केस में मुख्य आरोपी एपीआई सचिन वजे की तबीयत आज अचानक बिगड़ गई, जिसके चलते वजे को मुंबई के जेजे अस्पताल में एनआईए की टीम लेकर पहुंची। खबर है कि सचिन वजे ने सीने में दर्द की शिकायत की थी। आपको बता दें बुधवार को सचिन वजे ने अपने एक बयान में सियासी भूचाल ला दिया था। वजे ने कहा था कि एनसीपी चीफ शरद पवार को मनाने के लिए देशमुख ने पैसे मांगे थे। पश्चिम बंगाल में 10 अप्रैल को चौथे चरण का मतदान होना है, जिसके लिए आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल के अलीपुर द्वार में रोड शो किया। नड्डा के रोड शो में बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता नजर आए। बंगाल के चौथे चरण में 5 जिलों की 44 सीटों पर शनिवार को वोट डाले जाएंगे। इनमें हावड़ा जिले की 9 सीट, दक्षिण 24 परगना जिले की 11 सीट, हुगली जिले की 10 सीट, अलीपुर द्वार की 5 सीट और कूच बिहार की सभी 9 सीटों पर वोटिंग होगी। बंगाल की तस्वीर और तकदीर बदलने का चुनाव है। फिर चाहे वो उत्तर बंगाल हो, दक्षिण बंगाल हो, पूर्व बंगाल हो या पश्चिम बंगाल हो या मध्य बंगाल हो। ममता जी के टोलाबाजी, तुष्टीकरण, तानाशाही, भ्रष्टाचार, कोटबनी, सबको इस 10 तारीख को कोट कर देना है, कोट कर देना है। ये इधर बंगाल के हुगली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला।
मोदी जी ने सीए लाया, लेकिन बंगाल में दीदी ने इसका विरोध किया और दंगाइयों का समर्थन किया। ये बातें बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि 2 मई को चुनाव परिणाम आएंगे तो टीएमसी के लोग कान खोलकर सुन लें, जनता को शांतिपूर्ण मतदान करने दें, नहीं तो 2 मई के बाद ढूंढ कर निकाले जाएंगे और कानून सम्मत कार्रवाई होगी। कानून का राज होगा और गुंडागर्दी खत्म होगी। दंगाई को दंगाई माना और उसने जितनी संपत्ति का नुकसान किया उस संपत्ति की भरपाई उससे की। उसने नहीं की तो उसके पोस्टर लगाए और फिर उसकी संपत्ति को जब्त करके नीलाम करके उसकी भरपाई करने का काम भी किया। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर राज्यों के साथ चर्चा की है। माना जा रहा है कि इस बातचीत में कोरोना की बढ़ती रफ्तार, वैक्सीनेशन में आ रही दिक्कतों को लेकर मंथन है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई हैं। आज कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच पीएम मोदी ने दिल्ली के एम्स में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। ट्वीट करके लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। इससे पहले पीएम मोदी ने वैक्सीन की पहली डोज 1 मार्च को लगवाई थी। पीएम मोदी को कोरोना वैक्सीन देने वाले 2 नर्सों में पहली पुडुचेरी की पी निवेदा है और दूसरी पंजाब की निशा शर्मा है। आज सुबह ही हमें पता चला कि सर अपनी कोवैक्सीन की सेकेंड डोज़ के लिए एम्स आ रहे हैं और हमें उन्हें वैक्सीनेट करना है। तो हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज़ दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके और फिर उनसे थोड़ी सी बातचीत भी हुई। उन्होंने पूछा कि हम कहाँ से हैं और फिर एक फ़ोटोग्राफ ली एंड इट वाज़ रियली वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी कि उनसे मिलने का मौका मिला और उन्हें वैक्सीनेट करने का मौका मिला इस पैंडेमिक सिचुएशन में। भारत के दिग्गज क्रिकेटर्स में शुमार सचिन तेंदुलकर कोरोना से उबर गए हैं। उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। हालांकि सचिन को कुछ दिन घर पर ही क्वारंटीन में वक्त बिताना होगा। सचिन तेंदुलकर 27 मार्च को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। घर पर क्वारंटीन रहने के दौरान ही एहतियात के तौर पर सचिन को 2 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देश भर में कोरोना का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा 1,26,000 से ज्यादा नए केस आए हैं और 685 लोगों की जान गई है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए कई शहरों में टोटल लॉकडाउन तो कई जगह पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। मध्य प्रदेश के सभी शहरों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। वहीं दिल्ली के बाद अब गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ सभी जगह नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रायपुर में 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक 11 दिनों का लॉकडाउन रहेगा। पंजाब में 30 अप्रैल तक 9 बजे से सुबह 5 बजे तक, रात 9 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। लखनऊ में आज रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रोजाना नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीन को लेकर राज्यों और केंद्र के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक मुंबई में अगर वैक्सीन की सप्लाई नहीं हुई तो कल से सभी टीकाकरण बंद हो जाएंगे। मुंबई में इस वक्त 120 टीकाकरण केंद्र हैं, जिसमें से 73 प्राइवेट हैं और 26 अभी से वैक्सीन न होने के कारण बंद हो गए हैं, जबकि कल से 22 और बंद हो सकते हैं। मुंबई के अलावा सांगली, सतारा, गोंडिया, पनवेल, चंद्रपुर में वैक्सीन का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो गया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि वैक्सीन की देश में कोई कमी नहीं है। महाराष्ट्र को नीचा दिखाने की, महाराष्ट्र को एक प्रकार से संकट में लाने की, बदनाम करने की ये कोशिश चल रही है। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन जी से हमको ये उम्मीद नहीं थी। इधर कोरोना के काम में आने वाली दवा रेमडेसिविर सप्लाई में भारी किल्लत नजर आ रही है। ज्यादा परेशानी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में है। महाराष्ट्र में रोजाना सप्लाई करीब 50,000 इंजेक्शन की है, जबकि डिमांड बढ़कर करीब 75,000 इंजेक्शन की हो गई है और हर दिन डिमांड ये बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र के एफडीए ने सप्लाई बढ़ाने को लेकर 7 दवा कंपनियों के साथ पिछले हफ्ते बैठक भी की थी। केंद्र सरकार ने भी दवा कंपनियों से उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा है। दरअसल जनवरी के आसपास से कोरोना के मामले घटने शुरू हुए थे। नतीजतन कंपनियों ने उत्पादन कम कर दिया था। केंद्र सरकार के मुताबिक देश में 7 दवा कंपनियों की रेमडेसिविर की उत्पादन क्षमता हर महीने 31,60,000 इंजेक्शन डोजेस की है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स ने कोबरा कमांडर राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने आज रिहा कर दिया।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 अप्रैल को हुई मुठभेड़ के बाद से ही वो नक्सलियों के कब्जे में थे। रिहाई की खबर से जवान के परिवार में खुशी का माहौल है। गौरतलब है कि 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें 22 जवान शहीद हो गए थे और 31 जवान जख्मी थे। इसके साथ ही एक जवान राकेश्वर सिंह लापता हो गए थे। यूपी के बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मॉनिटरिंग खुद राज्य के महानिदेशक जेल आनंद कुमार कर रहे हैं। ये लखनऊ मुख्यालय में बैठकर सभी गतिविधियों का पूरा नजर रखे हुए हैं। आपको बता दें कि 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी जेल शिफ्ट किए जाने का आदेश दिया था, जिसके बाद मुख्तार को 7 अप्रैल को बांदा जेल की 16 नंबर बैरक में रखा गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मामले में जांच करने की मंजूरी दे दी है। जांच का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 5 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी और खुदाई होगी। कमेटी में 2 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। राजस्थान में 17 अप्रैल को 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस में गहमा गहमी जारी है। बता दें कि राजस्थान की राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से 2 सीटें कांग्रेस तो 1 सीट बीजेपी के पास रही है। तीनों सीटों पर विधायकों के निधन के कारण ये उपचुनाव हो रहे हैं। सहाड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री देवी को उतारा है, तो बीजेपी ने पूर्व विधायक डॉक्टर रतन लाल जाट को प्रत्याशी बनाया है। तो राजसमंद विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने तनसुख बोहरा को प्रत्याशी बनाया है और बीजेपी ने दिवंगत विधायक किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी को चुनावी मैदान में उतारा है। सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने दिवंगत विधायक भवनलाल मेघवाल के बेटे मनोज मेघवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। कोरोना महामारी एक बार फिर तेजी से फैल रही है। दिल्ली में संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने ट्रैवल गाइडलाइंस को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। मेट्रो में सफर करते हुए मास्क न पहनने वाले यात्रियों को 500 रुपए का चालान काटा जा रहा है। बता दें कि बुधवार को दिल्ली मेट्रो में मास्क न पहनने वाले 672 यात्रियों का चालान था। वहीं रात 10 बजे के बाद मेट्रो में एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोगों को ही एंट्री दी जाएगी। अन्य किसी को भी रात 10 बजे के बाद मेट्रो में सफर करने की इजाजत नहीं है। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज डेट कोरोना के कारण एक बार फिर टाली जा सकती है। सलमान खान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि हो सकता है कि अगर कोविड गाइडलाइंस का लोग पालन नहीं करते हैं और कोरोना का केस बढ़ता है तो राधे की रिलीज डेट अगले साल ईद तक के लिए टाल दी जाए। सलमान का कहना था कि राधे इस साल ईद पर सिनेमाघरों में तभी रिलीज होगी जब कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो जाएगी। साउथ सुपरस्टार रामचरण और मशहूर निर्देशक शंकर की फिल्म RC-15 का जब से ऐलान हुआ है तब से ये फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बनी हुई है और इस फिल्म की शूटिंग इस साल जून में शुरू भी होने वाली है। इस बीच खबर है कि इस हाई ऑक्टेन ड्रामा फिल्म में बॉलीवुड के दमदार स्टार सलमान खान को लेने की बात चल रही है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म के लिए रामचरण और शंकर जल्दी ही सलमान खान से मुलाकात कर सकते हैं। फरहान अख्तर की एंट्री मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, जो कि एवेंजर्स जैसी फिल्म बना चुकी है, उसमें हो चुकी है। MCU की एक वेब सीरीज की शूटिंग करने फरहान अख्तर बैंकॉक पहुंचे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक फरहान की वहां मौजूदगी मार्वल की पहली मुस्लिम सुपर हीरो सीरीज मिस मार्वल की शूटिंग टाइमलाइन से मैच कर रही है। इधर एक बार फिर से कंगना रनौत ने तथाकथित मूवी माफियाओं पर निशाना साधा है। उन्होंने बताया कि कैसे बड़े बड़े स्टार्स मूवी माफिया से डरते हैं और तारीफ करने के लिए सीक्रेट कॉल का सहारा लेते हैं और इस बारे में उन्होंने अक्षय कुमार का नाम लिया है और बाकायदा ट्वीट किया है कि अक्षय कुमार ने तारीफ में सीक्रेट कॉल तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़े मिठाधीश हैं उनकी डर की वजह से खुलकर ट्वीट नहीं किया। टाइगर श्रॉफ ने अपनी डेब्यू फिल्म हीरोपंती के सीक्वल हीरोपंती 2 का पहला शेड्यूल बड़े गुपचुप तरीके से पूरा कर लिया है। बताया जा रहा है कि टाइगर ने शूटिंग बहुत ही गुपचुप तरीके से पूरी की। उन्होंने किसी को भी इस शूटिंग का पता चलने नहीं दिया। हीरोपंती 2 के सेट से उनकी तस्वीर वायरल हुई है, जिसे उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया स्टारर इस फिल्म को साजिद नडियाडवाला बना रहे हैं। IPL के 14वें सत्र की शुरुआत कल यानी शुक्रवार से हो रही है। खिताब पर कब्जा जमाने के लिए सभी टीमों की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 9 अप्रैल से शुरू होकर 30 मई तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 8 टीमों के बीच 56 मैच होंगे। इस बार होने वाले IPL की खास बात यह है कि कोई भी टीम अपने घरेलू मैदान पर मैच नहीं खेलेगी।
इंग्लैंड के खिलाफ लिमिटेड ओवर मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को आईसीसी ने मार्च महीने के लिए बेस्ट प्लेयर का नॉमिनेशन दिया है। दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि पृथ्वी शॉ में सुपरस्टार प्लेयर बनने की क्षमता है, हालांकि उन्हें अपनी ट्रेनिंग स्टाइल में सुधार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि शॉ ने आईपीएल खत्म होने के बाद इस पर काम किया होगा। इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान हो गया है। टीम की कप्तान केन विलियमसन को सौंपी गई है। वहीं ट्रेंट बोल्ट, काइल जेमिसन और मिशेल सेंटनर भी न्यूजीलैंड स्क्वाड में शामिल हैं। भारतीय आर्चरी टीम टोक्यो से पहले वैक्सीनेट होने वाली देश की पहली टीम बनी है। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में चल रहे नेशनल कैंप के दौरान टीम में शामिल सभी 8 खिलाड़ियों को वैक्सीन दी गई। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच न्यूजीलैंड ने 11 अप्रैल से भारत से आने वाले यात्रियों पर अस्थायी रूप से बैन लगा दिया है। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों के लगातार बढ़ने से पिछले कुछ दिनों से 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री आंद्रेज बाबिस ने अपने स्वास्थ्य मंत्री जान ब्लातनी को बर्खास्त कर दिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान वो तीसरे स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्हें बर्खास्त किया है। ब्लातनी की जगह अब पेत्र अरेनबर्गर को देश का नया हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है। और इसी के साथ खबर चालीसा में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।